हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर या फिर पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर या फिर पार्ट है, आप चाहे नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बेसिक मैथ या फिर क्लास 6 की एनसीईआरटी फाउंडेशन, कोई सा भी आप जो कोर्स करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो चैप्टर है या पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है। अगर नहीं पता है तो आप पहले चीजें सीख लीजिए, उसके बाद में आप पार्ट की तरफ बढ़िए। क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बिना आपको पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट जो है, चैप्टर जो है, इसमें मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है परिचय और पाठ का महत्व। तो परिचय में अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं तो इस पाठ का नाम है गुणज और गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में हम बात करें तो है जो मल्टीपल या फैक्टर बोल दो, या फिर फैक्टर और मल्टीपल्स बोल दो। इनसे मिलते जुलते हैं जो सारे टर्म्स और सारी डेफिनेशन, सारे जो प्रॉपर्टीज जितने भी रहेंगे, सारे पर्सन है जो इन्हीं पे आधारित रहेगा। ठीक है, और इस पाठ का महत्वपूर्ण भाग इसको क्यों समझ रहे हैं हम लोग, या फिर इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको सिंपल सी बात बता दूं। आगे बहुत सारे चैप्टर या फिर पार्ट ऐसे रहेंगे जहां पे आपको इन सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज, गुणधर्म है, या फिर लसअप मसअप, एलसीएम एचसीएफ है, या कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल्स है, या फिर मल्टीपल्स है, इनकी नीड आपको है जो रहने वाली है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का बहुत है जो इंपॉर्टेंस आगे जाके होने वाला है। तो आप अभी इसको है जो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप चीजों को समझते जाइए। फिर अगला है गुणनखंड और गुणज, जो हमारे फैक्टर और मल्टीपल क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है, किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करेंगे, सारे के सारे है जो किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना हो वो भी हम सीखेंगे। फिर अगला है अभाज्य और भाज्य संख्या। जैसे बहुत सारी संख्याएं होती है, बहुत प्रकार की, बहुत टाइप्स के नंबर्स होते हैं, जैसे ऑड, इवन, सम, विषम, प्राकृत, या फिर इसके अलावा मैं बात करूं भाज्य, अभाज्य, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती है। इनको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो प्राइम, कंपोजिट हो गई, ऑड इवन हो गई, या फिर नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो गए। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनकी आपको है जो आगे जाके नीड रहने वाली है, तो वो भी हम समझेंगे। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट भी बोलते हैं, रूटा नहीं है, रूट, रूट संख्या भी बोलते हैं। फिर अगला है बच्चों हमारा सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती है। इन पे बहुत सारे जो जितने भी टर्म्स मैंने लिख रखे हैं, इन पे एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हर बार। आप पिछले वर्षों के जो भी पेपर उठाएंगे या फिर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इनसे मिलते जुलते आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। और ये जो जितना भी पार्ट है, मैं एनसीईआरटी का पार्ट लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे, और उससे मिलते जुलते ये जो कुछ चीजें फाउंडेशन की है वो भी मैंने साथ में ले ली है। फिर अगला है संख्याओं की है जो हमारी विभाजकता, या फिर जो डिविजिबिलिटी चेक करना हो कि कौन सी संख्या किससे भाज्य होगी। जैसे बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, वो दो से भाग उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, टू से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको वहां पे जो नीड रहने वाली है। फिर उसके बाद में अगला है सम और विषम संख्याओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज है आपकी ऑड और इवन नंबर की। दो ऑड को ऐड करने पे क्या मिलेगा, दो इवन को ऐड करने पे क्या मिलेगा, उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या मिलेगा, या फिर मैं हिंदी में बात करूं, दो सम संख्याओं को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, दो विषम संख्याओं को जोड़ने आप क्या मिलेगा, उनका गुणा करने पे तीन जोड़ दो, चार जोड़ दो, इनसे मिलते जुलते भी आपका जो मिलने वाले हैं। फिर हमारा अभाज्य युग्म बोल दो, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सार्वगुणनखंड, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो एक ये है भाग, और दूसरा हमारा भाग जो है वो ये है। ये दोनों भाग है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर बहुत जरूरी होने वाले हैं। फिर हमारा अभाज्य गुणनखंड, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज हम समझेंगे। इसके साथ साथ में अभाज्य गुणनखंडन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक भी काम आता है। 11वीं 12वीं, छठी से लगा के 11वीं 12वीं तक आप जाएंगे, तब तक भी आपके लिए काम आने वाली चीजें। तो ये भी आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट इनको आपको अच्छे से समझना है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, फिर अगला है संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, आपको ये चीजें आती है तो आप रिवाइज कर लेना, नहीं आती तो आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर अगला है हमारा गुणनखंड वृक्ष बोल दो, या फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग फैक्टर ट्री बनाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट क्या है वो भी समझेंगे। उसके बाद में हमारा है महत्तम, महत्तम समावर्तन, जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं और जीसीएफ भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनकी भी हमको वहां पे जरूरत रहने वाली है जब हम भिन्न वाले चैप्टर करेंगे, मतलब भिन्न वाले पार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे पार्ट है जिनमें इनकी जो जरूरत पड़ने वाली है। फिर उसके बाद अगला है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग एलसीएम भी बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो इसकी भी वहां पे नीड रहने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। फिर लास्ट है हमारा
भाषा आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं गुणनखंड और गुणज में अगली जो सीरीज है हमारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाठ का परिचय, तो चलो हम ले लेंगे। अभी के लिए हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है गुणनखंड और गुणज की परिभाषा, या किसी भी संख्या का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक है मैथ की, उसके 3.1 एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाया है फैक्टर और मल्टीपल का, और साथ साथ में ये हम लेके चलते रहेंगे। इसका फायदा ये हो जाएगा कि आप आगे जाके जब इनको सरल करेंगे तो बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगी फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, या फिर कि इनका जो गुणनखंड क्या है, और गुणनखंड के साथ साथ में मैं बात करूं गुणनखंड क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे इनके जो गुणज क्या है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे छोटी छोटी संख्या लिए मैंने, ये सबसे छोटी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, वैसे जीरो भी होती है लेकिन जीरो को हमें सम्मिलित नहीं करना है। तो आपको ये पता लगाना, यहाँ हम लिखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ ये है, अभी के लिए परिभाषा की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, फैक्टर की बात करूं मैं, तो फैक्टर का सिंपल सा मीनिंग है कि ये वन है जो किस किस की टेबल में आते हैं, या फिर मैं हिंदी में बात करूं, ये जो एक है वो एक किस किस से भाज्य है, या फिर एक किस किस के पहाड़े में आता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल सा है, एक है वो तो एक के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर जैसे मैं अगर जैसे यहां लिख दूं 3 6 9, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर आपने तो कहा कि जो वन है या वो वन की टेबल में आता है, या फिर जो एक है वो एक के पहाड़े में आता है। आप बोलोगे सर ये यहाँ पे भी तो वन आ गया, 3 के टेबल में भी तो वन आ गया है, ये यहाँ देखो वन आ गया सर। आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर 3 के पहाड़े में भी तो एक 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 आ रहा है, और अभी आपने कहा कि ये जो केवल और केवल एक के पहाड़े में आता है। तो बच्चों एक इस पहाड़े का मतलब ये है कि किसी किसी और संख्या के साथ में नहीं आना चाहिए, अकेला आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में अगर डाउट था तो आप उसको अभी के लिए बाहर निकाल दो। ऐसा डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि भाई हर किसी के टेबल में वन तो आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता। हर किसी के टेबल में वन नहीं आता है, वन है जो ओनली वन के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी। ठीक है, और ये तो हमने समझ लिया कि गुणनखंड अभी के लिए सीख रहे कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी के लिए मैंने आपको बेसिकली सिंपल सा तरीका बताया है कि हम लोग किस तरीके से जो गुणनखंड। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि एक है गुणनखंड। अब बात हो रही है गुणज की, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल्स की। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीपल्स का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर का टेबल बोलना। ठीक है, हिंदी में बात करें गुणज मतलब उसको गुणा करना, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो। तो ये एक का पहाड़ा है, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। अब बच्चों ये मत सोचना कि पहाड़ा 9 तक चलेगा, ये पहाड़ा आगे तक भी चलता रहेगा। आप बहुत आगे तक है जो गिनती बोल सकते हो, जैसे 1000 10,000 फिर उसके बाद लाख 10 लाख करोड़ 10, इस तरीके से आप बहुत आगे तक जा सकते हो, है ना। ये बात नहीं भी आपको समझ में आ रही तो आप थोड़ी थोड़ी बातों पे ध्यान दो, आपको समझ में आएगी। कहने का मतलब जो पहाड़ा है वो 9 पे खत्म नहीं होगा, आगे भी चलेगा। आपने अब तक ये सोचा होगा कि पहाड़ा किसी भी संख्या का पहाड़ा हम 10 तक लिखते हैं, वो जैसे 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश में बताता हूँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इस तरीके से आप बढ़ते बढ़ते 2 10 जा 20 से आगे टेबल नहीं जाता है, 20 से आगे भी टेबल चलता रहता है। लेकिन आपको अभी के लिए 10 तक सिखा है कि आप जो वहीं तक सीखो, लेकिन टेबल आप जैसे से आगे आगे क्लासेस में जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे आप, तो आपको समझ में आएगा टेबल या फिर पहाड़ा है वो आगे तक भी चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी। अब यहाँ पे आपको एक निशान ये बार बार दिख रहा होगा, इस तरीके से एक निशान दिख रहा है आपको अगर स्क्रीन के ऊपर, कि ये मैंने बार बार क्यों लगाया है। तो ये इस निशान का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, जिन बच्चों को पता अच्छी बात है। इस निशान का मतलब है सिंपल सा बच्चों, इस निशान का मैंने यहाँ पे मतलब ही लिख दिया है, इन्फिनिटी या फिर अनंत। इसका मतलब है जिसका कभी अंत ना हो, नेवर एंडिंग, जो चीजें कभी खत्म ही ना हो। जैसे अगर अगर आप स्टार है, आसमान के जितने भी स्टार है उनको आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, जितने भी तारे हैं उन तारों को आप सारों के सारों को गिन ही नहीं सकते, वो कभी खत्म नहीं होने वाले, आप उनको गिन नहीं सकते। या फिर दूसरी बात करूं, हमारे जो हेयर है जो हेड के ऊपर, हम इन हेयर्स को भी नहीं काउंट कर सकते, या कभी ये खत्म भी नहीं होंगे। तो जो चीज कभी भी खत्म नहीं हो उसमें यहाँ पे इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, या इन्फिनिटी बोल दो, इसका जो सिंबल या फिर निशान लगता है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज समझनी है कि जो एक का पहाड़ा है वो है जो हमारा अनंत तक चलता रहता है। कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों कि किसी भी संख्या के जो गुणज है, गुणज वो हमेशा कितने होंगे, गुणज आपके अनंत होंगे, गुणज आपके इनफाइनाइट होंगे। मैं अब दोबारा आपको समझा देता हूँ, जो आपके गुणज है बच्चों, किसी भी संख्या के गुणजों की बात हो तो गुणज आपके हमेशा के हमेशा क्या होंगे, गुणज आपके हमेशा अनंत होंगे। आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले
कि किसी भी संख्या के गुणजों की बात पूछे या गुणनखंडों की बात पूछे, दोनों शब्दों पे ध्यान से समझना। आपको ऐसे पूछ ले कि गुणज कितने हैं तो आप बोलोगे अनंत है, इनफाइनाइट है। लेकिन आपसे बात पूछे गुणनखंड, तो एक का कितना है, एक ही आया। अब एक का एक है, इसका मतलब ये नहीं हर संख्या का एक ही हो। अगली संख्या पे बढ़ के देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने अगली संख्या ले ली, यहाँ पे है जो अगली संख्या ले ली मैंने दो। दो किस किस की टेबल में आता है, या फिर टू किस किस की टेबल में आता है, दो किस किस के पहाड़े में आता है। आप बोलोगे सर एक तो दो है जो एक के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आप सही है, दो है, एक तो एक के पहाड़े में आता है। और दूसरा कौन सा पहाड़ा जिसके अंदर है जो आपका दो आता है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, वो दो की टेबल में या फिर टू की टेबल में आएगा। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, यही तो हम सीख रहे हैं। तो अब जब बात आए कि इस दो के फैक्टर कौन कौन से, तो दो के फैक्टर एक तो हमारा वन है और एक हमारा टू है। और जब अब अगर हमको इनको काउंट करें कितने गिनने पे, एक और दो, तो हमारे गिनती में बात करें, काउंट में बात करें तो वो है दो या फिर टू। गिनने की बात है तब तो आपके टू, ठीक है। और कौन कौन से हैं, कौन कौन से, तो वन और टू, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ये इसके गुणनखंड है। लेकिन वही मैं अगर गुणज की बात करूं या फिर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, तो मल्टीपल्स मैंने पहले ही सिखाया, दोबारा सिखा रहा हूं। ये दो का मैंने टेबल लिख दिया, 2 4 6 8 10, ये तो चलता ही जा रहा है। साथ साथ बच्चों आपको ये भी सीखना है कि ये टेबल यहाँ पे आप सोचोगे कि 2 10 जा 20 और फिर आगे नहीं चलेगा, ये आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, लास्ट तक चलता रहेगा। तो अभी आप दोबारा समझ लो। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि दो के जो गुणज है वो गुणजों की संख्या कितनी है, तब आप बोलोगे सर गुणजों की संख्या तो हमारी अनंत है, इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है, लेकिन इसके जो फैक्टर है वो फिक्स है। जो हमारा फैक्टर है वो हमारा फाइनाइट है, फाइनाइट है यानी निश्चित है। ये बात आपको समझनी है। तो जो गुणनखंड है वो तो आपके निश्चित हो गए, और वही अगर पहाड़े की बात करो, गुणज की बात करो या मल्टीपल्स की बात करो, तो वो हमारे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, अनंत तक चलता रहेगा। और ये आपको चीज अच्छे से समझनी है। फिर हम अगले नंबर पे बढ़ रहे हैं, अगली संख्या पे बढ़ रहे हैं। ये लो, अगली संख्या 3 है। तो ये समझो बच्चों कि 3 किसकी टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर एक की टेबल में तो आना ही आना है। तो एक की टेबल में आना है तो एक के साथ साथ में और कौन सी टेबल है, तो आप बोलोगे सर एक के साथ साथ में 3 एक ऐसी और टेबल है, या फिर 3 एक ऐसी है जिसमें 3 आता है। बिल्कुल सही। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए हमारे, फैक्टर हो गए हमारे 1 और 3, और कितने हैं गिनने पे हमारे 2, ठीक है, 2 फैक्टर है इसके। कौन कौन से, 1 और 3। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो गुणनखंड है वो तो फिक्स है, फाइनाइट है। और जो हमारे गुणज गुणज की बात करो या फिर आप मल्टीपल्स की बात करो, तो ये जो गुणज या फिर मल्टीपल्स है ये तो आपका इनफाइनाइट चलता रहेगा, हमेशा ध्यान रखना अनंत तक चलेगा, निश्चित नहीं है। अभी से आप सीखते जाओ अनंत, और ये है जो आपका हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। जबकि ये हमारे फाइनाइट या फिर फिक्स है, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है, अनंत तक, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको बार बार समझना है। किसी भी नंबर में जो आपके गुणनखंड है, वो फैक्टर है, वो फिक्स है या लिमिटेड है या फिर निश्चित है। और यही आपके जो मल्टीपल्स हैं वो आपके इनफाइनाइट। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर डाटा मिलता है, कहीं कहीं पे जगह पे ऐसा होता है जब कि डाटा अनलिमिटेड डाटा का मतलब हो गया कि आप कितना ही नेट चलाओ आप खत्म नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा आपने देखा हो कि आपको 1 GB मिलेगा, 2 GB मिलेगा, 3 GB मिलेगा, 1 GB, 3 GB, 2 GB, 2.5 GB, इस तरीके से मिलेगा। तो वो तो आपका निश्चित हो गया, फिक्स हो गया। और जो आपका अनलिमिटेड है वो आपका इनफाइनाइट हो गया। तो ये आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक थोड़ी थोड़ी। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगला है हमारे 4 या फिर 4 किस किस के पहाड़े में आता है, तो सीख लेते हैं। एक चीज समझना, एक तो ये एक तो आप एक ले लो, किसी की भी बात है, जीरो को नहीं लेना। मैं वन से या फिर एक के बाद एक तो आप वन ले लो। एक जो नंबर हमें दे रखा है वो ले लो आप, यानी एक तो हमें 4, एक तो एक लिख दिया और एक हमें 4 दे रखा वो लिख दिया। ये दो तो हर किसी में आने ही आना है, एक तो वो संख्या खुद और एक हमारा 1 या फिर 1, ये दोनों तो हर किसी में आने हैं, केवल एक को छोड़ देना है ना, एक को छोड़कर। अब देखो और किसकी टेबल है जिसमें 4 आता है, सिंपल सी बात है बच्चों, और हमारा 2 का टेबल है, ठीक है। तो अब बात आए गुणनखंड की, तो हमारे 4 के गुणनखंड तो है 3,
और बात हो हमारे मल्टीपल्स की या गुणज की, वो हमारे कितने बच्चों, वो दोबारा की तरह वो इनफाइनाइट है, वो हमारे अनंत है। ठीक है, वो हमारे इनफाइनाइट है। ये बात आपको बार बार समझनी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि 4 का पहाड़ा यहाँ पे 40 लिख के फिर एंड हो जाएगा। नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं। कभी खत्म नहीं होगा टेबल। तो जो हमारे गुणज है वो तो इनफाइनाइट रहेंगे, लेकिन जो हमारे गुणनखंड है वो हमारे फाइनाइट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, निश्चित रहेंगे। अगला हम देखते हैं 5। वेरी गुड। अब हमें अभी मैंने बताया, एक तो आप 1 लिख दो, एक आप जो नंबर दे रखा वो खुद लिख दो, या संख्या जो दे रखी है वो लिख दो। अब बताओ मुझे, इसके अलावा कोई है पहाड़ा जिसमें 5 आता है? केवल 5। एक और 5 को अगर आप छोड़ देते हैं तो मेरे हिसाब से बच्चों ऐसा कोई भी पहाड़ या फिर टेबल बनी ही नहीं अब तक। ठीक है, तो ये बात आप समझ ली। अब हम देखते हैं बच्चों, तो इसमें गुणनखंड की बात आ जाए तो गुणनखंड तो इसमें है 2, और बात आ जाए मल्टीपल्स की, वो हमारे कितने हैं? मल्टीपल्स हमारे इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोबारा समझा दिया। ठीक है, ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम लोग के जो अगले पे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये मुझे 1 सेकंड का आप टाइम देना। चलो ठीक है, तो अब हमने 5 का समझ लिया, तो 5 का भी हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 5 के बाद में अगले नंबर पे बढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा 6 है। आप सोच रहे हो सर आप क्या बार बार सब नंबर्स का बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अभी के लिए चीजें सीख रहे हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो उन लोगों को तो मुझे समझाना पड़ेगा ना, बच्चे नए भी है, कुछ को ये टॉपिक हार्ड भी लगता है, तो उनको इजी बताने के लिए मुझे बेसिक एग्जांपल तो लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बार बार बेसिक ले रहे हैं। अब हम देखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 की बात हो रही, 6 की बात हो रही, आपने समझा ए के टेबल में आता जाता है, ये हमारा 6 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। जो नंबर हमें दे रखा और वो ये तो होने ही होने। इसके अलावा किसका टेबल है? इसके अलावा हमारा देखो 2 का टेबल है, 2 के टेबल में भी आता है। और इसके अलावा भी कोई टेबल बच गया है क्या जिसमें ये हमारा 6 आता है? जी बिल्कुल, एक हमारा बच गया है नंबर, वो नंबर हमारा है 3। आई बात समझ में? 6 है जो 1 के टेबल में भी आता है, 6 बच्चों हमारा 2 के टेबल में भी आता है, और 6 जो हमारा बच्चों वो 6 के टेबल में भी आता है, और 6 जो हमारा है वो 3 के टेबल में भी आता है। वही मैं अगर हिंदी में समझाऊं, 6 वो 1 के पहाड़े में आता है, 6 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, 6 हमारा 6 के पहाड़े में आता है, 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है। अब गुणनखंडों की संख्या की बात हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात हो, तब तो बच्चों आप लोग लिखेंगे 4। ठीक है, 4। और ये हमारी फाइनाइट है, फिक्स है, फाइनाइट है। ठीक है, यानी ये 4 है, कौन कौन से? 1 2 3 और 6। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 4 दिख ही नहीं रहा है और आप बोले हो 4 है। बच्चों मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जब इनको मैं काउंट करूं या फिर इनको मैं गिनूं, इसको साथ में नहीं गिनना है, केवल इन स्मॉलर सर्कल या फिर छोटे सर्कल को गिनूं मैं अगर, तो ये हमारा 1 2 3 4, मैं इन 4 की बात कर रहा हूं। तो आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर 4 तो दिख नहीं रहा, अभी आप मना कर रहे थे, 4 के टेबल 6 कहाँ आता है? तो वो आपकी बात सही है, मैं आपको समझा रहा हूं। और मल्टीपल्स की बात हो तो ये 60 से आगे भी चलेगा। तो इसका इसका हमने दोबारा मैं बता रहा हूं अनंत है। क्या अनंत है? हमारा मल्टीपल्स या फिर गुणज अनंत है, वो हर किसी के अनंत ही होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 7 की बात आई, 7 की बात आई, तो मैंने आपको सब समझा ही रहा हूं। एक तो आप 1 लिख दो, एक आप 7 लिख दो। इसके अलावा ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें जो 1 भी आता है और 7 भी आता है, इन दोनों को छोड़कर। तो जो हमारे फैक्टर है वो तो हमारे हो गए 2। ठीक है,
और इसमें जो आपके मल्टीपल है वो आपके अनंत है। इनफाइनाइट है, ठीक है, अनलिमिटेड। समझ में आ गई बात आपको? फिर हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। अब 8 की बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 हमारा एक की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, फिर 2 की टेबल में आता है। एक तो आप 1 और 8 तो लिख ही दो, 1 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया, तो मैंने लिख दिया, फिक्स है, हर किसी में फिक्स है। एक तो वो नंबर खुद और एक हमारा 1। 2 के टेबल में भी आता है 8, और 8 किसके टेबल में आता है, या फिर 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, और 4 के पहाड़े में आता है, या 4 की टेबल में भी 8 आता है। समझ पा रहे हैं आप बात में क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ये मैंने आपको बता दिया 1 2 4 8। इसके अलावा कोई टेबल है जिसमें हमारा 8 आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर सिंपल। तो इसमें जब अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो हमारा फैक्टर कितने हैं बच्चों? इसमें हमारा फैक्टर है 4, इसमें हमारा फैक्टर है 4 या 4, ठीक है, 4 4 4। और गुणज की बात हो तो गुणज बच्चों हमारे कितने हैं? गुणज हमारा इनफाइनाइट है या फिर इन्फिनिटी है, ठीक है। ये हर किसी की टेबल में या हर किसी के फैक्टर से जो हमारे वो लिमिटेड होंगे, फिक्स होंगे। वहीं अगर मल्टीपल्स की बात हो रही है तो मल्टीपल्स हमारे हमेशा क्या होंगे? मल्टीपल्स हमारे हमेशा इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। और इसको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, वो मैं भी आपको आगे आगे बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब 9 की बात हो रही है, लास्ट 9 देखेंगे, एक दो और देखेंगे, फिर हम लोग है जो आगे बढ़ेंगे। 9 है तो हमारा 1 की टेबल में और 9 की टेबल में तो आने ही आना है। एक टेबल हमारी और बच गई, वो है हमारी 3। तो ये बात आपको समझ में आई, 1 3 और 9, समझ गए आप बात, ठीक है। फिर मल्टीपल्स की बात हो रही है तो मल्टीपल्स आपको पता है ये हमारा है जो अनंत होंगे, अनंत होंगे। और ये हमारा 3 है या फिर हमारा 3 है। सिंपल सी बात, आपको बात समझ में आ गई बच्चों? फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 लास्ट देख लेते हैं। ये एक तो 1 की टेबल में आएगा, एक 10 खुद की टेबल में आएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से है जो टेबल्स या फिर पहाड़ है जिसमें, तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो कोई दुनिया की कोई भी सम संख्या हो या इवन नंबर हो, वो हमेशा 2 की टेबल में आता ही आता है। दोबारा बता रहा हूं आपके लिए ट्रिक, आप कोई सा भी इवन नंबर देख लो या फिर सम संख्या देख लो, उसमें हमेशा ये 2 है जो वो आने ही आना है, 2 की टेबल में वो। और यहाँ पे एक हमारा बच गया 5, तो ये हमारे है 4 या फिर 4। ये बात आप समझ गए यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स तो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारे होंगे अनंत, इन्फिनिट। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक टेबल ली है मैंने, और इस टेबल लेने का रीजन क्या है वो आपको बताता हूँ। इससे आपको जो बाकी की चीजें है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो टेबल ये बोल रही है जो हमारा 1 है, एक एक में एक एक कितने फैक्टर है? एक के एक ही है, ठीक है। और फैक्टरों की संख्या कितनी है? वो भी एक है, ठीक है। अगर फिर मैं बात करूं, मैं कलर ब्लैक लेता हूं, फिर मैं 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर कौन कौन से? एक हमारा 1 है और एक हमारा 2 है। इनको हम काउंट करें तो हमारे कितने हैं? 2 आ रहे हैं। और जिस भी नंबर में टू ओनली 2 फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, या फिर मैं दूसरी बात करूं, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, ऐसी कोई भी संख्या आपको दिखती है तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी? वो संख्या हमेशा हमेशा प्राइम नंबर होगी, या फिर वो संख्या हमारी है जो अभाज्य संख्या कहलाएगी बच्चों। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। किसी भी नंबर में ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। ओनली 2 का मतलब ये नहीं कि वो 2 के टेबल में आना चाहिए, ऐसा नहीं। उसमें गुणनखंड आप गिनो, गिनती करने पर अगर 2 गुणनखंड हो जाए, 1 और 2, न उससे ज्यादा चाहिए न उससे कम चाहिए, ओनली 2 चाहिए। ओनली 2 मतलब सिर्फ 2, ठीक है। बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखो फिर वापस 3 की बात हो रही। 3 आता है एक तो 1 की टेबल में और एक 3 की टेबल में आता है। तो इसमें भी ये जो 2 आ गए तो ये भी हमारा है जो प्राइम नंबर ये कहलाया जाएगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या ये हमारी कहलाई जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा अच्छे से ध्यान में रखें इस चीज को, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। फिर अगला है हमारा 4। तो 4 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। और जिस नंबर के अंदर फैक्टर या फिर गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाए, या तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, वो हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या
और भाज्य संख्या को है जो इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहीं से तो ये डेफिनेशन बनी है। जिन बच्चों को डेफिनेशन समझ में नहीं आती तो मैंने उनको समझाने के लिए चीज बता दी। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाज्य संख्या समझ लिया, अभाज्य संख्या समझ लिया। और अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, एक है जो एक ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर ओनली 1 है। तो इसको क्या रखना है, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर आपने ये तो बता दिया कि जिसमें ओनली 2 हो वो हमारी अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर भी तो है जिसमें 3 हो या 3 से ज्यादा हो, वो तो आपने बता दिया कि आपके जो कंपोजिट नंबर है। सर इस एक का क्या किया जाए? तो एक है ना, एक कुछ भी नहीं है, ना ही हमारा प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। केवल एक ही संख्या ऐसी है जो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, सिंपल, उदासीन है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आप समझ जाना, आगे हम और समझेंगे दोबारा। फिर यहां से हमने एक चीज समझी, यहां से हमने एक चीज क्या समझी, यहां से हमने एक चीज ये समझी कि अगर किसी नंबर में, नंबर कोई भी संख्या दे रखी है, उस संख्या में अगर गुणनखंड केवल एक हो जाए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। अब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, तो वो संख्या कैसी होगी, वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर हमारा नॉट प्राइम और नॉर कंपोजिट, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होगी। तो वो संख्या ना ही भाज्य है और ना ही आपकी अभाज्य संख्या है। ये बात आप अच्छे से समझ गए। तो इस चीज को आपको अच्छे से जो समझना है, ठीक है। फिर है कि जिसमें केवल 2 फैक्टर हो जाए, ओनली 2 फैक्टर हो जाए, या फिर केवल 2 गुणनखंड हो जाए, ऐसे संख्या को, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? तो ऐसे नंबर को बच्चों हम लोग हमेशा कैसे बोलेंगे? ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके एग्जांपल कौन कौन से? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देख रहे, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इन पूरों के अंदर केवल 2 ही ऐसा है, 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या भी है। 2 कैसी संख्या है? 2 इसमें सम संख्या भी। इसकी भी प्रॉपर्टी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब समझेंगे। देखो अगला है या तो 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड। एक ये भी कहा जा सकता है 2 से अधिक या केवल 3 या 3 से अधिक। ये चीजें जब भी मिल जाए वो नंबर हमारा कहला जाएगा प्राइम, सॉरी कंपोजिट या फिर भाज्य संख्या। वो संख्या हमारी हो जाएगी कंपोजिट या फिर भाज्य संख्या। इसके एग्जांपल है 4, 6, 9, 16। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य, छोटी और वो भी भाज्य, तो वो हमारी कौन सी है? वो हमारी है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 या फिर 4 है। और आपसे बोल दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 या फिर 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 2 है। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि विषम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, आपको समझा देता हूं। यहाँ पे आपके जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब समझा देता हूँ, बेसिक आप काम के आएंगे। एक आपसे पूछा जा सकता है छोटी, छोटी में भी 2, एक तो आपसे पूछ लिया जाएगा छोटी, प्राइम, ए कंपोजिट। और प्राइम में भी आपके 2 है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं, सब अच्छे समझा सको, सारा डाउट आपको यहीं क्लियर हो जाए। छोटे में भी आपके 2 है, इवन, विषम, और तो आपके दोनों डाउट में आज क्लियर कर देता हूं। अब स्मॉलेस्ट की बात आए तो आप देखेंगे, जब आप, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं अभाज्य, प्राइम, प्राइम नहीं प्राइम। तो आप एक चीज देखेंगे बच्चों, क्या चीज देखेंगे? इवन में आए तो वो हमारा 2। 2 कैसी है? 2 हमारी इवन यानी सम संख्या भी है और सम के साथ साथ हमारा प्राइम नंबर भी है। 2 एक साथ साथ में ये 2 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 2 जो हमारा नंबर है। और विषम की बात आए तो वो है हमारा 3। बात समझ आई? सम की बात आए तो 2, विषम की बात आए तो 3। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर भी, स्मॉलेस्ट के अंदर भी विषम
ऑड, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य, और एक हमारा इवन। अब वो भी देख लेते हैं। छोटी होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो कौन सी होगी हमारी? दो होगी नहीं, तीन होगी नहीं, चार होगी नहीं, पांच होगी नहीं, छह होगी नहीं, सात होगी नहीं, आठ भी नहीं होगी, नौ। तो वो है हमारी नौ, 9। और इसने कहा है कि छोटी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, मतलब सम भी होनी चाहिए, छोटी भी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, इवन भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में भाज्य भी होनी चाहिए, यानी कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो वो हमारा नंबर कौन सा है? वो हमारा नंबर है 4। एग्जाम में तय है, इनसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले नंबर है। और इसके साथ साथ में एक और चीज, जो हमारी सबसे छोटी भाज्य भी है, इवन भी है, और इसके साथ साथ में क्या है? इसके साथ साथ में हमारी ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी है। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर का कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए जो बहुत काम की चीजें हो सकती है। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग जो प्रश्नावली है हमारी गणित की, एनसीईआरटी क्लास 6 कक्षा छठी के लिए जो एनसीईआरटी हमारी बुक है, उसमें जो एक हम शुरू करने जा रहे हैं 3.1 या 3.1, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होने वाली है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी बेसिक मैथ के लिए तो ये साथ साथ में है ही। इसमें सबसे पहले पहले क्वेश्चन हमारा है, इनको समझाने से पहले पार्ट को शुरू, ये जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज ले ली है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है कुछ। तो पहला पहला है, अब डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक हमने समझा है, गुणनखंड या फिर फैक्टर जो भी समझे उसकी डेफिनेशन है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा एग्जैक्ट विभाजक। अब ये शब्द आया हमारे सामने, एग्जैक्ट, या फिर साथ साथ में बात करें पूरा पूरा, पूरा पूरा का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूं, और 4 के फैक्टर हमारे कौन कौन से बच्चों? तो आप बोलोगे सर एक तो आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका सर 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे आप, 1 2 4, 1 2 का 4। अब एग्जैक्ट जो आपका विभाजक है उसका मतलब क्या है कि आप 4 के अंदर 1 का डिवाइड देके देख लीजिए, 4 के अंदर आप जो 2 का डिवाइड देके देख लीजिए, और 4 के अंदर आप 4 का डिवाइड देके देख लीजिए। आप देखेंगे कि हर बार जो आपका रिमाइंडर है वो शून्य आएगा, शेषफल हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, यहां समझा दूं मैं, यानी बच्चों कहने का मतलब एग्जैक्ट विभाजक, पूरा पूरा विभाजक, या एग्जैक्ट जो आपका है, जो विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल, डिविडेंड बोल दो, तो आपका जो एग्जैक्ट डिविजर भी बोल दो। तो जो आपका एग्जैक्ट डिविजर है बच्चों, वो वो होता है जब किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, तो जो शेषफल है आपका वो हमेशा, शेषफल की बात करूं मैं, अगर शेषफल बोल दूं या फिर आपका रिमाइंडर बोल दूं, रिमाइंडर बोल दूं, ये आपका हमेशा कितना रहेगा? ये आपका हमेशा 0 आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर है या फिर जो उत्तर है वो सही होगा। चीज को आप अच्छे से समझ के रखें। तो ये, तो अब ये जो चार, किसी भी संख्या के हम कोई भी गुणनखंड फाइंड करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं, वो फैक्टर जो हम फाइंड करेंगे, जो निकालेंगे किसी भी संख्या के, वो जब भी उसको उससे भाग देंगे उस संख्या को, तो हमेशा शेषफल आपका 0 बचेगा, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। और यही तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, किसी भी संख्या का एग्जैक्ट डिविजर। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रॉपर्टी के रूप में, ऐसे लिखा हुआ आता है कि एग्जैक्ट डिविजर का मतलब क्या है, या फिर दूसरा ये पूछा जा सकता है कि फैक्टर का मतलब क्या है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं भी आ रही तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा दी। फिर प्रॉपर्टी है बच्चों अगली हमारी, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, और प्रत्येक संख्या अपना भी एक गुणनखंड होती है। यही तो हम सीखते आ रहे हैं। जैसे मैं 5 की बात करूं, एक तो हमारा हो जाएगा एक, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, एक हमारा हो जाएगा 5। इसने कहा है एक तो एक सबका होता है, तो एक लिख दिया, सबका मालिक एक। और फिर प्रत्येक संख्या, तो ये नंबर है, ये नंबर खुद का भी जो फैक्टर होगा। कहने का मतलब बच्चों सिंपल सी बात है,
आप अपनी शादी में तो जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी शादी में नहीं जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कि जो 5 है या फिर 5 जो नंबर है खुद इटसेल्फ, वो तो उससे डिविजिबल होगा ही होगा, उसके गुणनखंड तो होने होना है। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। एक तो आपको एक तो लेना ही लेना है, 6 तो आपको लेना ही लेना है। बाकी जो आए बढ़िया बात है, एक आपका इसमें 2 बच जाएगा, एक आपका इसमें 3 बच जाएगा, सिंपल। तो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक तो आप एक ले लो, एक आप 6 ले लो, सॉरी जो नंबर दे रखा, गलती से 6 बोल दिया, हर बार 6 नहीं दिया होगा, जो भी नंबर आपको दे रखा, एक तो एक ले लो, 1 ले लो, एक 6 ले लो। तो ये मैंने आपको दोनों डेफिनेशन समझा दी। अगला है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यह हमने समझ लिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगला है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये तो हमने समझ लिया, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित या फिर फाइनाइट। ये एग्जाम में ऐसा शब्द मिलेगा, मैंने आपको कहा जो हिंदी में शब्द आता है वो हिंदी में शब्द है परिमित। ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड है। परिमित का मतलब है फाइनाइट, इसलिए मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ में लेकर चल रहा हूँ कि वहां कम से कम आपको दिक्कत नहीं आए। सैनिक स्कूल में इंग्लिश और हिंदी मिक्स आता है पेपर, तो वहां कम से कम आप चीजों को समझ तो पाओ, अभी समझ के रखोगे तो फाइनाइट का मतलब है, परिमित का मतलब है कि निश्चित है, ये बिल्कुल हमने सीखा है। आप देख लो, ये 4 देख लो, 4 की अगर बात करूं मैं फैक्टर की, वो है 1 2 4, और भाई 4 के पार्ट की बात करूं वो क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 20, ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों? ठीक है, फिर अगला है, एक संख्या का प्रत्येक गुण उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, बिल्कुल सही। तो यहां देखते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं बात करूं 5 की, 1 और 5, आप देखो ये 1 इस 5 से छोटा है, स्मॉलर है बिल्कुल, और ये 5 इस 5 के बराबर है बिल्कुल। तो या तो जब हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका फैक्टर या फिर जो गुणनखंड रहने वाला है, फैक्टर या फिर गुणनखंड रहने वाला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंपल सी बात है। जो आपका फैक्टर या फिर गुणनखंड रहने वाला बच्चों, वो हमेशा उस संख्या के या तो बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा। तो यहाँ से आप समझ लो, जो आपका गुणज होगा, यहाँ पे गुणज, ठीक है, गुणज और गुणनखंडों की बात होगी, गुणज होगा वो या तो बराबर या बड़ा। समझ में बात आ रही है आपको? ये बड़ा, और जो आपका गुणनखंड होगा ये आपका मल्टीपल। ठीक है, और जो गुणनखंड होगा, तो आपका फैक्टर होगा, वो या तो इक्वल होगा या से छोटा होगा उस संख्या से। ये आप देख लो। आप जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक और ये आपको समझ में नहीं आया तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो 6 का पहाड़ा टेबल, सिंपल। आप देखोगे जितने भी नंबर है या तो 6 के बराबर है या 6 से बड़े है। 6 के बराबर है, ये 6 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। कब? जब बात हो उसके गुणजों की, फैक्टर्स की नहीं हो रही है, गुणजों की हो रही है। ये थोड़े वर्ड कंफ्यूज करने वाला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। परफेक्ट नंबर बोल दो या फिर एक संपूर्ण संख्या किस, पूर्ण नहीं है संपूर्ण संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बहुत बार। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं या फिर संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन बोल समझ लो आप, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, या फिर इंग्लिश में बात करूं, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। जैसे मैं अगर बात करूं, इसने कहा है कि 6 के मैं अगर फैक्टर निकालूं, 6 के फैक्टर क्या होंगे, एक होगा आपका 1, एक आपका 2, एक आपका 3, एक आपका 6। ये जितने भी हमने निकाले हैं इसके फैक्टर, इन सभी फैक्टरों को ऐड कर दो,
कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12। इनके सभी फैक्टर का जब आप सम करो, सभी गुणनखंडों का आप योग करो, सभी गुणनखंडों के आप जोड़ करो, जोड़ में जो हमें उत्तर मिलेगा जोड़ करने के बाद में वही संख्या का डबल होगा या फिर 2 गुना होगा। समझ में आ रही है, 2 गुना या फिर डबल। ठीक है, यही हमको समझना था। और डबल का मतलब क्या हो गया कि उसको 2 से गुना करना। जैसे अगर बात हो 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वही उल्टा 8 का आधा 4, 16 का आधा 8, 32 का आधा 16। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ लिया अच्छे से, तो वो हमारा परफेक्ट नंबर होता है। उसी तरीके से जो 28 है। अच्छा बच्चों, मुझे कम एक और बताना आप मुझे, मैं बात करूं अगर, मुझे आप कमेंट में बताना कि 12 है ना, 12 12, कमेंट में आपको आंसर देना है अपना। जो आपका 12 या फिर 12 है वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या, दोबारा समझो बच्चों मेरे साथ में। हमें ऐसा एक नंबर हम लेते हैं कोई सा भी, उस नंबर के सारे फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड निकालते हैं। एक तो वो नंबर जो हमें दे रखा है उसको साइड में रख दो, और जो फैक्टर हमने निकाले फैक्टर को ऐड करना है। जोड़ने पे अगर उसका योग दुगना आ जाए, डबल आ जाए, तिगुना नहीं चाहिए, आधा नहीं चाहिए, डबल चाहिए, ओनली डबल, 2 गुना चाहिए, तो वो संख्या हमारी संपूर्ण संख्या होगी, कंप्लीट नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर उसको बोला जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो सभी लिखने सिंपल, 24 किस किस की टेबल में आता है, सभी फैक्टर्स लिखने हैं या फिर सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको पता है इसको निकालने का आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये है, इस तरीके के लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, नहीं आते तो मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, उसको पहले देख लो आप। यानी 24 को 2 से किया 12 आ गया, वापिस 6 आ गया, वापिस 3 आ गया, 3 आ गया। एक काम करो, इसमें जितने भी नंबर दे रखे आपको, जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको एक बार आप लिख दो, वैसा का वैसा एक बार लिख दो आप। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, 12 है, 24 है। ये तो आप लिख ही दो कम से कम। क्या क्या आपने अभी तक आपको क्या क्या मिला, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 6 मिल गया, 12 मिल गया, 24 मिल गया। तो आप ये मत सोचना कि आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी एक चीज बच गई बच्चों। अब क्या चीज बच गई वो मैं आपको बताता हूँ। इन वालों को तो आप चाहो तो काट दो, कुछ भी नहीं करना इनसे। यहाँ जो बचे ना, यहाँ देखो, अब इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6, क्या 6 आ रखा है तो हमें नहीं लेना है। फिर वापस 3 2 जा 6, ये भी आ रखा है, 3 दूनी 6, ये भी नहीं लेना। लेकिन ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या इस पूरे में 8 आया है, नहीं, तो एक हमारा 8 बच गया। और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तो आ रखा है। तो अब कोई बचा नहीं है ना। ऐसा कोई है जो आप कमेंट मुझे बता सकते हो कि 24 की फैक्टर की बात हो रही है, तो 24 के ये सारे के सारे फैक्टर है, 24 के फैक्टर है 1 2 3 6 12 24 और 8। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज आप कमेंट में और बताना कि ये हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम। कहने का मतलब ये प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है, वो भी आपको बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है। अगला है 15। तो वापिस एक तो आप सीधे तरीके से निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके 1 के पहाड़े में आएगा, एक तो आपके 15 के पहाड़े में आएगा, और कौन सा बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। ये तो था सीधा देसी तरीका। एक तरीका बच्चों ये भी तो रह गया है अभी हमने जो सीखा। सबसे पहले हम 3 से देंगे 5 आ जाएगा, 5 से देंगे 1 आ जाएगा। मैंने क्या कहा, इन सारों को एक बार लिख दो, एक एक बार। जब आप सारों को एक एक लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इस लाइन को काट दो, इस लाइन को लेना नहीं है। अब देखो 3 5 से 15 होता है, 3 पंजे 15 होता है, जबकि 15 तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो ये तो हमें वैसे भी लेने की नीड या फिर जरूरत है ही नहीं, सिंपल। तो ये हमारे हैं सारे के सारे हो गए फैक्टर, इसके 15 के। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। 21 के निकालने,
तो एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो आप ऐसे निकाल लो, एक तो आएगा एक के पहाड़े में, अब एक की टेबल में तो आना ही आना है। ठीक इसी प्रकार से 21 की टेबल में तो आना ही आना है। क्यों बच्चों, अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी, एक तो एक और एक 21, ये वो नंबर खुद, इन दोनों में तो आने आना है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो 3 में आ जाएगा और 7 में आ जाएगा, और कोई है क्या इसके अलावा? नहीं है। तो हम लिख देंगे 21 बराबर, एक तो ये हमारा ये तरीका था, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप 2 से तो कर नहीं सकते हो क्योंकि ऑड या फिर विषम संख्या है, तो 3 से करते हैं हम लोग बच्चों। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 की टेबल में 21 आता है, 7 टाइम आता है, वापिस 7 से कर दो अब, और यहाँ पे आपका एक बच जाएगा। तो यहाँ वाले नंबर भी आप एक बार ले सकते हो, 1 3 7 21, इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं 21 कौन कौन से है, एक हमारा 1 है, एक 3 है, एक 7 है, 21 है। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर कि ये हमें हार्ड लग रहे हैं, हम इनको कैसे समझेंगे? आप तो फटाफट कर पा रहे हैं, हम कैसे समझेंगे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप तभी इनको समझ पाएंगे, तभी इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे बच्चों, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा डिविजिबिलिटी की रूल याद करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतनी आपका है जो परफेक्शन आती रहेगी, आप चीजों को अच्छे से सीखते रहेंगे। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई दवाई नहीं, मैंने आपको खिलाई और फटाफट आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, 27 का निकालना है। तो एक तो मैंने आपको जो तरीका बताया उससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। एक तो ये, एक हमारा है देसी, एक लिख दिया, 27 लिख दिया, फिर 3 में जाएगा, 9 में जाएगा, इसके अलावा एक इसमें जाएगा ही नहीं। तो अब हम लोग लिख लेते हैं आंसर 27 का क्या क्या है। एक तो आपका एक है, एक 3 है, और एक 9 है, और एक 27 है। ये आपका आंसर है। ये सभी के सभी फैक्टर हो जाएंगे आपके, किसके? 27 के। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 12 का हमने बहुत पहले समझ लिया था, दोबारा समझ लेते हैं। 12 का एक तो क्या हो जाएगा आपका, 12 खुद हो जाएगा, और एक आपका एक हो जाएगा। इसके अलावा 2 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। इसके अलावा 3 हो जाएगा। इसके अलावा 4 हो जाएगा। इसके अलावा 5 हो जाएगा नहीं होगा 5, ऐसे आप मत सोचना कि 5 हो जाएगा, सीधा 5 के बाद 6 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे है जो फैक्टर है। अब आप इनको साइड में लिख लीजिए, छोटे से बड़े की तरफ। आपका 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे फैक्टर हो जाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले पे बढ़ते हैं। राइट ऑल द फैक्टर, और तो वही सेम टू सेम। अब हम सीधा लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको भी सीधा सीखना है। आप ये तरीका तो आप अपना ही सकते हैं। ये तरीका मैं आपको पहले समझा दूं। 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से जाएगा ही नहीं, 5 से 1 टाइम। अभी मैंने क्या कहा, सारे नंबर आप एक एक बार तो लिख ही लो। ये एक बार, जितने भी नंबर उनको एक बार तो आप लिख ही लो, फिर कुछ कम पड़ेंगे हम देख लेंगे। क्या क्या नंबर मिले हमें? 1 2 5 10 20, ये तो हमने लिख लिए। इसके अलावा देखो आप ध्यान से, मैंने एक चीज समझाई थी, इस पूरे को तो आप काट दो, इस राइट साइड वाले को, इसको मत काट देना गलती से। अब देखो 5 टू कितना होता है, 10, 10, 5, तो 10 तो हमने पहले से ले रखा है, 10 तो ले नहीं सकते। उल्टा करके देखो, 2 दूनी कितना होता है बच्चों, तो 2 दूनी आप बोलोगे 4 होता है। क्या हमने 4 इसमें कहीं ले रखा है? नहीं ले रखा है, तो 4 ले लो। ठीक, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 4 2 दूनी 4, 4 5 20, बाकी सब हमने ले रखे हैं। तो 1 2 5 10 20 4, 1 2 5 10 24 इसके फैक्टर हो गए या फिर गुणनखंड हो गए। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग। 18 के निकालने, वही हम कोशिश करेंगे सीधा निकालने का। 1 2 3 6 और 18 खुद, लेकिन एक आप खा गए, कौन सा? 9 या फिर 9। तो ये इसके सारे हो जाएंगे फैक्टर। और इस मेथड से निकालना चाहते हैं आप बच्चों तो ये लो,
तो आप कौन कौन से नंबर यहाँ लिखोगे? आप बोलोगे सर एक तो हमारा 1 है, एक 3 है, एक 9 है, एक 18 है। ये 1 है, एक है आपका 1 है, 3 है आपका 3 है, 9 है आपका 9 है, 18 है आपका 18 है। 1 3 9 18। लेकिन और भी तो बच गए ना बच्चों, यहाँ पे ये खत्म थोड़ी हुआ है। तो कौन बच गया हमारे इस पूरे में? देखेंगे आप ध्यान से, तो इस पूरे में देखो 3 2 6, इस पूरे में 6 है क्या? नहीं, 6 नहीं है। और देखो 2 3 6, 3 3 9, तो 9 है, 3 3 9, 9 2 18, 18 है। बाकी सारे एक सारे है। और कोई जो अगर इसमें बच गया है तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इस पूरे में एक 2 हमारा बच गया ओनली, जो हमने पहले लिया नहीं था। 2 एक ही बार सारे लेने थे, मैंने गलती से लिया नहीं, एक एक बार आपको सारे लेने। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 23, तो ध्यान से समझना, 23 आपका एक कंपोजिट नंबर है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, अभी तक नहीं आया, कंपोजिट नंबर की बात करूं मैं अगर, या फिर हिंदी में बात करूं, अभाज्य संख्या है। इस बात को आप अच्छे से समझना, कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में एक तो वो नंबर खुद और एक 23, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। एक वो नंबर खुद और एक 1, एक 1 और एक वो नंबर खुद। हिंदी में बात करूं, एक तो एक और एक आपका जो संख्या दे रखी है वो खुद। इन दोनों के अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे, कोई गुणनखंड नहीं होंगे। किसमें? अभाज्य संख्या में। और यही तो आज हमने सीखा, यही तो कंपोजिट नंबर यही तो होता है। कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 is 1, द सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। सिंपल सी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। 36 के निकालना है, कोई बात नहीं, 36 के सबसे ज्यादा निकलते हैं, हम ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 6, 6 के बाद सीधा हो जाएगा हमारा 12 और 18 36। कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया तो मेरे पास में एक मेथड है, मैंने आपको बता रखा है, ये मेथड है मेरे पास। ये लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसमें? एक ही बार सारा लेना है। 2 लेना है, 1 लेना है, 3 लेना है, 9 लेना है, 18 लेना है, 36 लेना है। तो साइड में ले लेते हैं। 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 9 लेना है, 18 लेना है, 36 लेना है। ये तो हमने ले लिया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कुछ और नंबर रह गए। कौन कौन रह गए? इनको मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 जा 4, बिल्कुल 4 रह गया है। और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमने नहीं लिया है, तो लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 3 12, ये नहीं लेना है। फिर 3 3 जा 9, तो 9 ले रखा है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 भी ले रखा है। अब कौन सा ऐसा बच गया? एक बच गया हमारा, कौन सा? 3 2 जा 6, तो इस पूरे में 6 नहीं ले रखा है, तो 6 ले लेंगे। और कोई बच रहा है बच्चों इसमें? तो मेरे हिसाब से इसमें और कोई बच नहीं रहा है, और यही हमारे है जो फैक्टर या फिर गुणनखंड होने वाले। ये बात आपको समझ में आ गई है, तो ये मैंने आपको समझा दी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ। इसमें 5 मल्टीपल का है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का है, प्रथम 5 गुणज का है। तो आप फैक्टर मत निकाल देना, फैक्टर अलग था, तो मल्टीपल ऐसे निकाला जाएगा, ऐसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 एकम 5 2, तो ऐसे पहला हो जाएगा हमारा 5 एकम 5। तो पहला हो जाएगा 5 एकम 5, 10, 15, 20 और 25। ये सारा का सारा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, सेम 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 8 16 24 32 40, ये हो गए। ये आगे भी चलता रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट 5 बोला था, तो मैंने फर्स्ट 5 लिखा है। ठीक है, समझा दिया। टेबल लिखना एक तरीके से। फिर अगला 9, अब मैं सीधे लिखने की कोशिश करूंगा। 9 18 27 36 और 45। आई बात समझ आपको यहाँ तक? ठीक है। फिर अगला बढ़ते हैं,
ये एक मैच द कॉलम है और ये हमारा लास्ट इसका है जो क्वेश्चन है। और है अगला, मैं देख लेता हूँ। हाँ एक और है, ये सेकंड लास्ट है। इसमें एक तरफ हमें नंबर दे रखा है और एक तरफ कुछ दे रखा है, कथन दे रखा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये 50-50 होगा ये, और ये 20 होगा, बस बाकी सब सही है। ऐसा कहा पहले पहला देखो, ये 35, आप ध्यान से देखो 35 किसके टेबल में आता है या फिर किसका फैक्टर है। आप बोलोगे सर 35 7 का एक है जो मल्टीपल हो सकता है। फैक्टर तो इसमें 7 का है, लेकिन 7 का मल्टीपल भी होगा और फैक्टर भी होगा, तो ये इसमें मैच मैच हो गया। सेकंड बोला है 15, या तो 15 किसी का मल्टीपल है या किसी का फैक्टर है। तो 15 का इसमें या तो 30 मिल जाए हमें, तो ये लो 30 का एक फैक्टर है, और 16 8 का गुणज जो है मल्टीपल है, और 20 का है जो गुणनखंड है, बस। और ये बच गया है, तो ये इससे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नहीं, इससे लगेगा नहीं, माई मिस्टेक। 35 70 का मल्टीपल नहीं है, 70 35 का मल्टीपल है, इसलिए इसको ऐसे ब्लैंक रखना पड़ेगा, इसको हमें ब्लैंक रखना पड़ेगा खाली, ठीक है। ओके, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन मिला है, इसमें जो क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, 9 के सभी फैक्टर लिखने हैं, 9 की टेबल लिखनी है, 100 से बाहर नहीं जाना है। इसलिए मैंने आप 1 से 100 तक गिनती लिख दी पहले, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सिंपल सा कहा है 9 या फिर 9 है जो आपका, 9 की टेबल लिखनी है, 100 से बाहर नहीं जाना है, या फिर दूसरी भाषा में कहूं तो 9 के गुणज, सॉरी 9 के गुणज ही लिखने हैं, लेकिन आपको 100 से बाहर नहीं जाना है। 9 के फैक्टर लिखने हैं आपको, गुणन खंड लिखने हैं आपको, 100 तक लिखना है, 100 तक। गुणज का है, सॉरी मैं गलती से, एक 9 हो जाएगा, 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90, और भी बच गया है हमारा, कौन बच गया है, वो है हमारा 99। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गए, मैंने आपको समझा दिया, इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता बच्चों, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 100 के फैक्टर निकालने, ऐसा भी नहीं है, ये गुणज निकालने हैं, गुणज को हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर है, यहाँ तक आगे देख लेता हूँ अगली है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आपने अपना कीमती समय निकाला, ठीक है। इसका मतलब आप सीरियस है, आप 1 घंटा बैठ पा रहे, इसका मतलब आप बहुत सीरियस है। और इस 1 घंटे की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन समझ लिए बच्चों, अगर आप एक बार इसको 2-3 घंटे या 4-5 घंटे बाद में इस वीडियो को दोबारा देख लो और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो बच्चों, मैं आपको सीट दे दूंगा, तो मेरे हिसाब से आपने बहुत कुछ सीख लिया है और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ में आप हमारे जो अदर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, अब ट्विटर का नाम अब चेंज होकर एक्स हो गया है, टेलीग्राम है, उन पे आप सपोर्ट कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा, सपोर्ट से कोई, आपका सब्सक्राइब करने से यूट्यूब हमको कोई पैसा नहीं देता, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम 10 बच्चे तो हमारी क्लास देख रहे हैं, 10 लाइक आने का मतलब है 10 लोगों ने हमारी क्लास को पसंद किया है, इसका मतलब उनको 10 लोगों को चीज अच्छी लगी है। हमें इतने नंबर्स पे नहीं जाना, थाउजेंड्स या फिर लाख्स का हम ड्रीम भी नहीं कर रहे हैं। अगर 10 बच्चे भी सीरियसली देख रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है जो पूरा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।